नमस्कार, हंसा गुरु ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम हैं गोलजू की पावन पवित्र भूमि चंपावत में। यहाँ पर विज्ञानशाला की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। उन्हीं कार्यक्रमों के बीच में हमारी मुलाकात हुई उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के 2 वैज्ञानिकों से। पहली मुलाकात हमारी हुई डॉक्टर संजय उपाध्याय जी से, जो बेरीनाग के रायागढ़ क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी द्वारा उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। दूसरी मुलाकात हमारी हुई डॉक्टर जयश्री सनवाल भट्ट जी से, जो गंगोलीहाट के गुप्तड़ी क्षेत्र के फुरसिल गाँव से ताल्लुक़ रखती हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों से हमारी क्या बात हुई और इनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और कहाँ इन्होंने पढ़ाई की, ये सब हम आपको बताएंगे इस ब्लॉग में। तो बने रहें हंसा ग्रुप ब्लॉग के साथ। ये हैं संजय उपाध्याय जी, यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है इनको, और केंद्र सरकार के जो प्रतिष्ठित संस्थान है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी नई दिल्ली, मल्टी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर इन्होंने शोध किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने पूरी जर्नी की है। देश से बाहर भी अमेरिका, चीन, सिंगापुर, पोलैंड सहित अन्य देशों में अपने शोध कार्य कर चुके हैं। और संजय उपाध्याय जी, आपका हंसा गुरु ब्लॉग में बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार उपाध्याय है। प्रेजेंटली मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट HNB गोवा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं बेरीनाग का रहने वाला हूँ। इंटर मैंने GIC रायनगर से किया, उसके बाद BSc DSB कैंपस नैनीताल से, बहुत बढ़िया। MSc पंतनगर यूनिवर्सिटी से करने के बाद PhD किया मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंदौर से। उसके बाद मैं TIFR मुंबई और IISc बेंगलोर में कार्य किया और फिलहाल मैं फिजिक्स में ही रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया लगा संजय उपाध्याय जी, आपको देखकर। आज पहली बार मुलाकात आपसे हुई हमारी, तो हम अपने आप को एक प्राउड फील कर रहे हैं कि काफ़ी खुशी हो रही है। आप इन बच्चों के साथ हैं और काफ़ी कितने समय से सर आप ये विज्ञानशाला से जुड़े हैं? मुझे 2021 3 साल हो गए। 3 साल से। तो ये डॉक्टर दसरा जोशी, हाँ, उनसे उनके थ्रू मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा और I'm very happy कि जो पहला STM बेरीनाग वाला प्रोग्राम था उसमें मैं मतलब उसमें मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। और हम लोगों ने बैठ के बच्चों के कॉपियाँ चेक की थी, सिलेक्शन किया था। और मुझे मतलब काफ़ी आई एम वेरी हैप्पी कि ये लोग यहाँ पे आए, हमारे पहाड़ में आए, पहाड़ के बच्चों के लिए इतना सोच रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। जैसे बैंगलोर से भी आई मैम, सब लोग अपना समय दे रहे हैं बच्चों के ग्रोथ के लिए। तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं खुद भी योगदान देना चाहता हूँ कि ये लोग कुछ करें अपनी करें। आप तो हमारे पहाड़ से ही हैं और अन्य लोग भी, जो डॉक्टर जयश्री मैम हैं, वो भी पहाड़ से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी बढ़िया लगा सर, और एक बार तहे दिल से आपका धन्यवाद हंसा गुरु ब्लॉग में। अब हम बातचीत करते हैं हमारे दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर जयश्री सनवाल भट्ट जी से। कैसा रहा उनका सफ़र, उन्हीं से उन्हीं की जवानी। तो बने रहें हंसा गुरु ब्लॉग के साथ। तो मैडम नमस्कार। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जो हमारी जर्नी रही बरेली से लेकर के चंपावत तक, इट वाज रियली अमेजिंग जर्नी। मेरे लिए बहुत अमेजिंग था क्योंकि आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। जिस तरीके की सोचने की क्षमता और कैपेसिटी, या सोचते हैं आप जिस तरीके की चीजें अपने पहाड़ के लिए, उसके विकास के लिए, मतलब मेरे लिए इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मुझे आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं अपने बारे में कुछ बोलूँ तो मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो पहाड़ों में ही हुई है। मेरा आधा जीवन एक्चुअली पहाड़ों में ही बीता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन पहाड़ों के लिए ही समर्पित करूँ। तो उसके लिए मैंने हमेशा से एक एम बना के रखा था कि मैं इतनी एजुकेशन लूँ, अपने आप को इस तरीके से सक्षम बनाऊँ कि मैं अपने राज्य के विकास के लिए कुछ कर पाऊँ, उसके बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो वही एम से जब मैंने यहाँ से पढ़ाई शुरू करी, मैं इस माहौल में रही हूँ और इस माहौल को मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। मेरे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, वो बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो शुरुआत से ही मैं हर एक चीज को परखने की क्षमता होती है ना, तो मैं हर चीज को
परखती थी कि इसमें क्या कमियां हैं, हम इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं शुरू से ही मेरे बैकग्राउंड में रहा है। और मैं एक बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरे भाई और मुझ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। हमें दोनों को एक से पाला है, एक से तरीके का एटमॉस्फेयर दिया। तो मेरी जो प्राथमिक एजुकेशन रही है वो सरस्वती शिशु मंदिर पिथौरागढ़ से रही है। बहुत बढ़िया। कक्षा 1 से लेकर के 5th स्टैंडर्ड तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने 3 साल रानीखेत में पढ़ाई की। मेरी नानी रानीखेत में रहती थी, तो नानी और मौसी लोगों के साथ में मैंने 3 साल रानीखेत में पढ़ा। उसके बाद फिर वापस में पिथौरागढ़, मेरे पेरेंट्स क्योंकि पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पिथौरागढ़ में थे उस टाइम पे, तो मैंने फिर से पिथौरागढ़ में ज्वाइन किया और अपनी प्राइमरी एजुकेशन मैंने वहीं से कंप्लीट करी। GGIC से मैंने इंटर हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, फिर उसके बाद में डिग्री कॉलेज से मैंने अपना बैचलर्स का स्टडी किया। बहुत बढ़िया। जब मैंने अपने बैचलर्स की स्टडी शुरू करी तो मेरा सब्जेक्ट पहले केमिस्ट्री हुआ करता था। तो मैंने 2 महीना केमिस्ट्री पढ़ के एक दिन जब मैं जियोलॉजी की क्लास में गई तो मुझे लगा कि यही तो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ना चाहती थी, मैं इसके लिए बनी हूँ और ये सब्जेक्ट मेरे लिए है, तो मुझे यहीं पढ़ना चाहिए। और मैं अपना केमिस्ट्री का 2 महीने का कोर्स छोड़ के जियोलॉजी में मैंने एडमिशन लिया और मैंने अपनी जियोलॉजी में जो पढ़ाई थी वो उतने टाइम पे कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स से मैंने BSc किया। उसके बाद में मुझे था कि मुझे मास्टर्स करने हैं, हायर एजुकेशन में जाना है और जियोलॉजी से करना है। तो मेरा जो टाइम था उस टाइम पे लड़कियों को ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे जियोलॉजी के लिए। तो इनफैक्ट मेरे फादर ने भी ऑब्जेक्शन किया कि इतनी दूर नैनीताल हम नहीं भेज सकते हैं, तो और दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, बॉटनी में कर लो, जियोलॉजी में क्यों करना है, जूलॉजी ले लो, तो सारे लोग पढ़ते हैं उससे, तो तुम उसको करो। तो मैंने कहा पापा मुझे भीड़ का पार्ट नहीं बनना है, अच्छा। मुझे भीड़ से अलग चलना है, मुझे जियोलॉजी ही करना है। तो फिर बच्चों की जिद के आगे थोड़ी पेरेंट्स ज्यादा देर तक टिकते हैं ना। तो फिर उसके बाद में मुझे उन्होंने जियोलॉजी में जाने की परमिशन दी। तो मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से अपना मास्टर्स डिग्री किया। उसके बाद में डेजर्टेशन किया, फिर मैंने वहां से PhD की डिग्री ली नैनीताल से। अच्छा। तो ड्यूरिंग PhD के दौरान ही मुझे काफी जगह जाने का मौका मिला। मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर जो था वो चाइना का था। अरे गजब। सबसे पहला। उसके बाद में मुझे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में आइसोटोप की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। फिर ऐसे मैंने अपने पढ़ाई कंप्लीट करी और उसी दौरान मुझे काफ़ी बार जर्मनी जाने का मौका भी मिला, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स ली, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, कोलैबोरेशन मेरे स्टार्ट हुए जर्मन्स के साथ में। फिर अपनी PhD पूरी करने के बाद में फिर मुझे एक फेलोशिप मिली कनाडा में, फ्राई यूनिवर्सिटी। पहले फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन से मैंने काम किया जर्मनी, उसके बाद साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा में मैंने कुछ साल बिताए। तो वहाँ का जो एजुकेशन था, सिस्टम था पूरा, वहाँ से शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं चाहती थी कि वो चीज़ें मैं यहाँ आके इम्प्लीमेंट करूँ। फिर वहाँ से आने के बाद में थोड़ा मेरा करियर ब्रेक रहा। उसके बाद में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एज अ रिसर्च, पहले पोस्ट डॉक ज्वाइन किया, फिर उसके बाद में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट वहाँ पे काम किया। तो 5 साल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कनेक्ट रही। उसके बाद में मैंने 2000 जब मैंने ज्वाइन किया 2009 से मैंने प्रोफेसर KS वाल्दिया के साथ काम करना शुरू किया। तो प्रोफेसर KS वाल्दिया का नाम एक बहुत बड़ा हर कोई उनको जानता है, ही इज अ लेजेंड इन जियोलॉजी। तो उनके साथ काम करना शुरू किया और हमारा लगभग 20 साल का मेरा उनके साथ में एसोसिएशन रहा। उनके साथ में मैंने मिल्लम, गर्बियांग, ऐसी रेयर जगह में भी काम किया है। और जो पूरे पहाड़ों में और जो जियोलॉजी उनसे मुझे सीखने को मिली, वो शायद ही मुझे मौका मिलता इतनी सारी जियोलॉजी सीखने का, जो मैंने उनके साथ JNC में रह के जो काम किया, जवाहरलाल नेहरू सेंटर में रह के इतने साल जो काम किया, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। और उन्होंने ही मुझे शायद साइंस आउटरीच एक्टिविटीज़ के बारे में प्रेरित किया। प्रेरित न करते हुए उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम कुमाऊं की, तुम पहाड़ की बेटी हो, अगर तुम पहाड़ के लिए कुछ नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो तुम्हें इस प्रोग्राम से जुड़े रहना है। और मैं चाहती हूँ कि उनकी जो लेगेसी है प्रोफेसर KS वाल्दिया की लेगेसी जो है, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूँ, कि मैं उसको आगे लेके जाऊँ, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे साइंस आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत करी थी 2009 में। तो ये प्रोग्राम्स हमारे HGVS के साथ में तब से चलते हुए आ रहे हैं। तो हम स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स करते हैं, तो अब मैं उसको अपनी ओर से एज अ कोऑर्डिनेटर जो हमारे उत्तराखंड वाला प्रोग्राम है उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा।
तो ये आपके उनके आशीर्वाद से हाँ continue बिल्कुल कर आपके सराहनीय ये कार्य आप पहाड़ के लिए कर रहे हैं और पहाड़ के बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं। तो हम सुबह से देख रहे हैं, अभी शाम के 8 सवा 8 का समय हो रहा है, अभी आपको फुर्सत मिल रही है हमसे बात करने का। बैंगलोर में ही जॉब करती हूँ एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रही हूँ साइंटिस्ट। पिछले टाइम से। और बेसिकली मैं सोमेश्वर की हूँ। सोमेश्वर मेरा गाँव मायका। सोमेश्वर है, मायका है। मायका है, लेकिन मायका आपका सोमेश्वर है और ससुराल गंगोली हाट गुप्तड़ी फुरसिल में है। क्या क्या दिन भर की जर्नी रही बच्चों के साथ? एज अ जियोलॉजिस्ट या एक भूवैज्ञानिक होने के नाते सबसे पहले तो मेरा कर्तव्य था कि उनको मैं बताऊं कि सीक्रेट्स ऑफ अर्थ, मतलब हम उस अर्थ में रहते हैं तो उनको अपने प्लैनेट के बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए बच्चों को। तो मैंने ज्यादातर उनको डिस्क्रिप्शन दिया कि व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ के किस तरीके से हमारी अर्थ सिस्टम जो है वो काम करती है, उसके कितने पार्ट्स हैं, किस तरीके से डिवीजन है अर्थ का, और अर्थ में किस किस तरीके की रॉक्स पाई जाती हैं, अर्थ कैसे बनी, इवोल्यूशन कैसे हुआ, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी अर्थ का इवोल्यूशन। जैसे एक बच्चा पैदा होता है फिर उसके बाद में वो ग्रो करता है ना, तो इसी तरीके से जब हमारी अर्थ बननी शुरू हुई तो वो धीरे 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 आज हम उसको जिस शेप में देख रहे हैं उस शेप में आने में भी उसको काफी समय लगा, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, 4.6 बिलियन ईयर्स लगे। तो उसको वो पूरी एज अ स्टोरी में उनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती थी कि एक कहानी की तरह से मैं उनको बता पाऊं और वो उसको समझ पाए, उसको कनेक्ट कर पाए। तो मुझे लगता है कि बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको काफी खुश थे बच्चे आपके, आप बता रहे थे बिल्कुल हंस हंस के उनको, बिल्कुल जैसे तो वो समझे उस तरह से आप बता रहे थे उनको। तो वो पूरे तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो आई एम वेरी श्योर कि अब वो कभी भी यात्रा करेंगे ना तो अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, वो हमेशा देखते रहेंगे उनके चारों ओर कौन सी रॉक्स है और वो उसको उसकी हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो मैंने उनको बताया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी संरचनाएं हैं हिमालय की, और जो वो इस वल्नरेबल जोन में रह रहे हैं तो अर्थक्वेक प्रोन जोन है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना हमेशा रहती है, लैंडस्लाइड होती है। तो उनको किस तरीके से अपने आप को इन सब कैलामिटीज से, नेचुरल कैलामिटीज से बचाना है, सीवियरिटी जो उसकी नेचुरल कैलामिटीज की है, नेचुरल हजार्ड्स की है, वो कैसे उसको कम कर सकते हैं, एटलीस्ट लाइफ सेव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो नहीं सेव कर सकते हैं बट लाइफ लोगों की बचा सकते हैं। उसके अलावा मैंने उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया कि हम लोग जो हैं क्लाइमेट चेंज की तो बात करते हैं तो नेचुरल साइकिल, ये तो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, उसके अलावा जो नेचुरल साइकिल्स हैं क्लाइमेट चेंज की, उसके बारे में उनको थोड़ा बताया और हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं लंबे समय की क्लाइमेट को और उसके क्या क्या जियोलॉजिकल प्रॉक्सी हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में उनको बताया। वो उनके लिए एक नया सब्जेक्ट था। तो उनको एक कनेक्शन डेवलप हुआ अपने एनवायरनमेंट के साथ में, अपनी रॉक्स के साथ में, अपने सराउंडिंग्स के साथ में। तो वो अप्रिसिएशन आया अपनी अर्थ के लिए, जिस प्लैनेट पे वो रहते हैं, जिस रॉक्स के ऊपर वो चल रहे हैं, एटलीस्ट उसके लिए उनको एक अप्रिसिएशन आया। तो मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चों ने एक कनेक्शन डेवलप किया सराउंडिंग्स के साथ में एंड अब वो समझ रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है रॉक्स। कितनी आपको देख के वैसे ही बच्चे खुश हैं और आपको भी लगा होगा कि बच्चों में सीखने की एक जिज्ञासा है। पहाड़ के बच्चे हैं तो हनुमान है, समझ लो उनको जगाने की ज़रूरत है और आप जगा रहे हैं। 2 वैज्ञानिकों से हमने आज बात की और तो काफ़ी बढ़िया लगा मैडम आपका हंसा गुरु ब्लॉग में इतना समय देने के लिए 13 मिनट का समय आपने हमें दिया, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैडम के साथ हमने बातचीत की तो मैडम पहाड़ से जुड़ी हैं, तो पहाड़ में पढ़ाई की है, तो एक पहाड़ी में कुछ ना कुछ वो कहेंगे। कुशलबाद भल छे। हाँ अरे गुड। आजा चाह पिले। अरे गुड। चल हिट पे माठू माठू जान। अरे गजब, ये हमारी दूध बोली है बचपन की, बस मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। यो चूंकि हम पहाड़ बोलूं ले जब तुम समझ जला, भले ही बोलने में थोड़ा दिक्कत हुई, थोड़ा दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम एक बार फिर से धन्यवाद आपका। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल हंसा गुरु ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक हमें इजाज़त दें। नमस्कार।